खास और यह कार्यक्रम है संप्रति। जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो अपने मतलब की खबरें रोज़ कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। तो आज का जो अखबार बाज़ार में आया तो कई सारी खबरों के बीच एक खबर यह भी थी कि भारत में सर्वाइकल कैंसर का टीका निर्मित होने वाला है और इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है ताकि आम लोग भी इस टीके का लाभ उठा पाएँ। आम तौर पर जब कैंसर होता है तो जाहिर सी बात है कि आदमी की आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, लगता है कि एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज या तो काफ़ी कठिन है, कष्टकारक है, महंगा है, या फिर अगर वो आखिरी स्टेज में पकड़ा गया तो उसका इलाज भी नहीं है। जैसे मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है, मतलब मैं चौथे स्टेज के लंग कैंसर का मरीज हूँ, तो मेरा इलाज नहीं हो सकता। ऐसी कई नहीं हो सकता का मतलब ये कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, मेरा पैलिएटिव केयर इलाज हो रहा है, मैं कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी पे हूँ। तो ऐसे कई सवाल लोगों के मन में आते हैं, इसलिए आज के संप्रति में बात करना चाहते हैं सर्वाइकल कैंसर के उस टीके पर जो बाज़ार में आने वाला है। महिलाओं को कैंसर और कौन कौन से होते हैं, कैसे उसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है उस पर, और थोड़ा वक्त बचेगा तो ओवरऑल कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसी फैंटास्टिक प्रोग्रेस हो रहा है लगातार पूरी दुनिया में, भारत में भी, उस पर भी। और इस पर बात करने के खास मेहमान को हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह साहब का, जो यहाँ की मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से इनका नाता रहा है, वहाँ पहले काम करते थे, पहले भी एक बार हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं और हमने तब कैंसर की विभिन्न इलाज के तौर तरीकों पर बात की थी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्ते। पहले तो सर यही बता दीजिए कि ये जो टीका आ रहा है कितना खुश हो सकता है आदमी इसको देखकर? देखिए, टीका एकमात्र सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है जिसमें वैक्सीन अवेलेबल है। दूसरा मैं कैंसर कह सकता हूँ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लिवर का कैंसर में भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन से जानते हैं। तो इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन इंडिया इसको नहीं बनाती थी, भारत देश इसको नहीं बनाता था। अभी जो खबरें आई हैं, भारत ने अपना वैक्सीन खुद बनाने का शुरू किया है और अब भारत के महिलाओं के लिए यह वैक्सीन बहुत ही कम रेट में सरकार इसको उपलब्ध कराने जा रही है। और जैसा मैंने न्यूज़ में भी देखा कि वो आयुष्मान भारत के अंदर भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात किया इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि कितना इफ़ेक्टिव है ये, तो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 90% सर्वाइकल कैंसर पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर हम इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं उन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन को रोकने में, तो ऑलमोस्ट 90% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है इन वैक्सीन से। तो सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय का कैंसर? जी, गर्भाशय के मुंह को जो होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और गर्भाशय तो पूरा ही एक ऑर्गन हो गया, उसका एक पार्ट को हम लोग सर्विस करते हैं और उस हिस्से के कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका नाम बड़ा है झारखंड में कैंसर विशेषज्ञों में, और आप जब आए तो आपकी पिछले कुछ ही महीनों की यात्रा में आपने काफ़ी नाम कमाया। हम ये भी समझना चाहते हैं कि जो पैप स्मीयर जाँच, मतलब स्क्रीनिंग जो है वो कैसे कराई जाती है, महिलाओं को अपनी स्क्रीनिंग किन किन कैंसर के लिए कब कब करा लेनी चाहिए, और अगर कुछ होता है तो फिर उसके आगे का क्या कदम उठाना चाहिए उनको? हाँ, तो स्क्रीनिंग के लिए जो WHO का ये गाइडलाइन कहता है कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल हैं। तो महिलाओं को अगर वो स्क्रीनिंग कराती हैं प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% कैंसर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। बेसिकली स्क्रीनिंग का जो रैशनल है, फंडा यही है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़कर उसका इलाज जल्दी करने से लाइफ को हम लोग प्रोलॉन्ग यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो दो कैंसर मैंने बताया, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, दोनों में स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग गाइडलाइन ये कहता है कि 21 साल की उम्र में आप स्क्रीनिंग करना शुरू कीजिए। पहली बार? हाँ, पहली बार, क्योंकि आप कहेंगे देखेंगे जो एवरेज जो सेक्सुअली जो एक्टिव होने का जो एज होता है वो ऑलमोस्ट 21 साल का एज होता है। जब महिलाएं एक्टिव होती हैं तो उस समय पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो गाइडलाइन कहती है कि 21 साल के उम्र में शुरू कीजिए, 21 से 29 साल तक हर 3-3 साल पे पैप स्मीयर का टेस्ट करवाइए। ठीक है। उसके बाद 30 साल से 65 साल के एज में गाइडलाइन कहता है कि हर 5 साल में आप पैप स्मीयर और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टेस्ट कराइए। अलग अलग टेस्ट होगा? नहीं, सेम सैंपल में हो जाता है। पैप स्मीयर के सैंपल से दोनों ही जांच दोनों हो जाता है।
और फिर अगर हम पैपिलोमा वायरस का टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हर 3-3 साल पे आप पैप स्मेयर कराइए। तो अगर दोनों कराते हैं तो 5-5 साल पे, और अगर सिंगल कराते हैं तो 3-3 साल पे, और ये 65 साल तक कंटिन्यू कीजिए। उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं को गाइडलाइन कहता है कि और स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अभी तक 3 बार नेगेटिव आ चुकी हैं तो। तो 21 साल से 65 साल तक की महिलाओं को गाइडलाइन कहता है कि स्क्रीनिंग में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि कुछ अर्ली चेंजेस अगर आ रहे हैं सर्विक्स में तो हम उसको पकड़कर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे। ब्रेस्ट कैंसर में जो एक स्टैंडर्ड जो पॉपुलेशन है उसको 40 ईयर्स में बोला जाता है कि 40 ईयर्स में आप जो है स्क्रीनिंग एज ग्रुप में आते हैं और आप स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। मैमोग्राफी, डॉक्टर्स के पास जाकर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के द्वारा भी इसको पकड़ा जा सकता है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर आपको पहले भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो दूसरे ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। उसमें MRI का रोल आता है। तो बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जांच कराएंगे तो वो किस उम्र के बाद, मतलब 21 साल 40 साल के बाद, 40 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद कराएंगे? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, अगर हाई रिस्क पॉपुलेशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री रही है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर ओवेरियन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है, या फिर पहले उनको रेडिएशन थेरेपी किसी और बीमारी की वजह से मिला हुआ है, तो उन हाई रिस्क पॉपुलेशन में 25 ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल महिला मेरे पास अगर आती हैं 42 साल की, तो बोले कि क्या कराना चाहिए, शुरू करना चाहिए? बोले बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। 40 साल की महिलाओं के बाद उसके बाद में शुरू कर देना चाहिए। और ये सब जांच जो है रांची या इस तरह के शहरों में उपलब्ध है? यस, बहुत ही मामूली सा टेस्ट है। मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे टेस्ट होता है जो कि ब्रेस्ट के इवेल्युएशन के लिए कराना पड़ता है। किसी भी नॉर्मल रेडियोलॉजिस्ट के पास में ये अवेलेबल होता है, रांची में भी अवेलेबल है। ठीक है। एक चीज़ और समझाइए कि जैसे हम लोग ये जानते हैं कि कैंसर किसी भी अंग में किसी को हो सकता है। महिलाओं के लिए 2 विशेष उनके भी अंग हैं जिनमें कैंसर होता है, तो ये सवाल मैंने पूछा। महिलाओं को और किन तरह के कैंसर्स का खतरा होता है, और कैसे वो अपनी दिनचर्या को रखें, कैसे अपने जीवन को में चेंजेस लाएं या फिर उसका ख्याल रखें ताकि उनको कैंसर कम से कम ना हो, या हो तो पकड़ा जाए? जी, तो भारत की मैं बात करूं तो आज से कम 5-10 साल पहले सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 कैंसर था, यानी कि सबसे ज़्यादा औरतों में देखे जाने वाला कैंसर था सर्वाइकल कैंसर। अभी कुछ इन वैक्सीन्स के आने के बाद में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी लोगों का चेंज हुआ है, लोग हाइजीन फॉलो करने लगे हैं, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का जो है वो नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 1 अभी है ब्रेस्ट कैंसर। तो पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। अभी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सबका चेंज हुआ है, लोग अपना हैबिट चेंज कर रहे हैं, हम लोग फैटी फूड ज़्यादा खाना शुरू किए हैं, महिलाओं में लेट एजेस में मैरिज हो रहे हैं, चाइल्ड बर्थ है वो आफ्टर 30 ईयर्स मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में हो रहे हैं। बहुत महिलाएं जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती हैं या फिर करा नहीं पाती हैं। तो ये सब कारण, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये सब कारण जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को जो रिस्क है उसको बढ़ा देता है। रही बात सर्वाइकल कैंसर के रिस्क की, तो अनहाइजीन कंडीशन, पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, स्मोकिंग, कंट्रासेप्टिव पिल्स का लेना, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना, मल्टीपल अगर आप संबंध रखते हैं तो ये सब चीज़ें सर्वाइकल कैंसर के रिस्क हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करें, हाइजीन का ध्यान रखें, वैक्सीन्स लें, स्मोकिंग नहीं करें, तो हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, हार्मोन थेरेपी नहीं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग है ना, अर्ली चाइल्ड बर्थ, अगर हम ये सब चीज़ करते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर महिलाओं की शादी 21 साल से 30 साल के बीच में हो जाती है और उनको बच्चे इस बीच में होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो वो थोड़ा सा रिस्क कम है। यस, ऑलमोस्ट डबल रिस्क हो जाता है अगर हम 30 ईयर्स के बाद चाइल्ड बर्थ होता है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे मुझे जब कैंसर हुआ है और जो लगता है कि नहीं भी क्या पता अब तो इलाज काफ़ी वो होगा, हालांकि मैं ठीक हूँ, आप जैसे डॉक्टर्स के इलाज से आपका भी इलाज मैं लेता रहा हूँ। मुझे ये समझाइए कि जो एक डर है, जो एक टैबू है कि कैंसर हो गया तो इसका इलाज तो बड़ा कीमो होगा और फिर आपके बाल झड़ जाएंगे, और बाल झड़ना इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि लगता है कि जैसे दुनिया ही समुद्र में समाने वाली उधरती। कौन कौन सी थेरेपीज हैं चलन में, वो कितनी कष्टकारक हैं, या उससे कितना ठीक होता है मरीज?
देखिए सर, डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सा था कैंसर का, हम किस स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं। अप टू स्टेज 1, 2 एंड 3, यानी कि तीसरे स्टेज तक कैंसर को हम लोग सर्जरी से या फिर रेडियोथेरेपी से रिमूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, तो उससे पूरा कैंसर क्योर हो जाता है। रही बात स्टेज 4 कैंसर की, उसमें हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देना होता है जो कि ब्लड में जाए और जहाँ जहाँ कैंसर्स फैले हुए हैं उन सभी कैंसर्स को मारे, उसको कंट्रोल में रखे, बढ़ने से रोके। तो स्टेज 4 कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रही बात जैसा आपने बताया सर कि बाल झड़ना, सर आप भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप बिल्कुल अभी काफ़ी अच्छे हैं, स्वस्थ मेरा हैं। तो नहीं झड़ा। हाँ, आपका नहीं झड़ा, तो ऐसा नहीं है कि सारे कीमोथेरेपी से बाल नहीं झड़ते। हाँ, कुछ कीमोथेरेपी हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीमोथेरेपी, ओवरिन कैंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीमोथेरेपी, उनसे बाल झड़ते हैं। और खास करके ये ब्रेस्ट कैंसर, ओवरिन कैंसर महिलाओं में होता है, तो महिलाएं थोड़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं इन सब चीज़ों से पुरुषों के मुकाबले। रही बात सर साइड इफ़ेक्ट्स की, सर साइड इफ़ेक्ट्स तो कीमोथेरेपी से होने हैं, सभी को होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड साइड इफ़ेक्ट, जिसको हम लोग ग्रेड 4, ग्रेड 5 साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स आज की डेट में नहीं होता है सर। वो लेस देन 1% लोगों में बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है, और अदरवाइज मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। एक तो मैं ही ऐड ऑन कर दूं कि मेरी 27 सत्र हो चुकी कीमोथेरेपी के, मैं 27 महीने कीमोथेरेपी कराई और मैं आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये खुदा न करे कि कोई और भी एंकर ऐसा हो जो किसी कैंसर से किससे बात करे, वो खुद ही कैंसर पीड़ित हो, ऐसा काश ना हो। लेकिन क्योंकि मैं कैंसर मरीज हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर पाता हूँ, तो मैं ऐसे सवाल डॉक्टर साहब से लूँगा। एक और है कि कई बार लगता है, जैसे मैं इलाज करा रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें पता है कि टारगेटेड थेरेपी इस केस में होती है, कीमोथेरेपी इस केस में होती है, इम्यूनोथेरेपी तब होती है, रेडिएशन तब होता है, या और जो थेरेपीज हैं कब कब इस्तेमाल में लाई जाती है। आमतौर पे मरीज जो पहली बार कैंसर से जो रूबरू होता है उसको लगता है कि नहीं, अच्छा मेरा डॉक्टर साहब ने कीमोथेरेपी किया, टारगेटेड थेरेपी नहीं किया, मेरा टारगेटेड थेरेपी कर दिया, इम्यूनोथेरेपी नहीं कर दिया। किस तरह के सवाल आपके पास आते हैं, फिर आप कैसे आप लोग काउंसलिंग करते हैं मरीजों की, कैसे समझा पाते हैं और फिर कैसे होता है ट्रीटमेंट? तो टारगेट थेरेपी सर मोस्ट कॉमन है, हम लोग या तो लंग्स में नहीं तो ब्रेस्ट में यूज़ करते हैं। अभी आज की डेट में कोलन कैंसर में भी टारगेट थेरेपी का रोल आ रहा है। टारगेट थेरेपी अपने नाम में ही एक है सर, आप देखेंगे कि टारगेट थेरेपी का मतलब क्या, कुछ टारगेट ऐसा अवेलेबल है कैंसर में जिसको हम टारगेट थेरेपी से उसको किल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे कैंसर्स में टारगेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लंग में है, ब्रेस्ट में है, कोलन कैंसर में है, कुछ हेड एंड नेक कैंसर में भी, मुंह के कैंसर में भी है। तो ऐसे टारगेट्स अवेलेबल रहेंगे तो ही हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, सभी कैंसर्स में नहीं यूज़ कर सकते हैं। रही बात इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का जो डेटा है वो आए दिन सभी कैंसर्स में देखा जा रहा है। इम्यूनोथेरेपी काफ़ी अच्छी दवाई है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, लोग बहुत अच्छे से इसको सहन कर पाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर्वाइवल भी कीमोथेरेपी से ज़्यादा होता है। बस बुरी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इंडिया में ऑलमोस्ट 99% लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको ये ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। और कीमोथेरेपी काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है। कीमोथेरेपी बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध है। बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसके अंडर में भी कीमोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट से ले पाते हैं। तो आयुष्मान भारत हो, चाहे हमारे झारखंड में जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसके अंदर भी इसका लाभ पेशेंट्स उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए कि जब सर्जरी होती है, जैसे किसी अंग में कैंसर है, वो उस स्टेज में है कि उसकी सर्जरी की जा सके, सर्जरी के बाद की क्या ज़िंदगी होती है कैंसर मरीज, मतलब जो कैंसर से जूझ रहा था उस व्यक्ति की, और रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं? सर किसी भी कैंसर में डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में सर्जरी कर रहे हैं। स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 95% पेशेंट जो है सर्जरी के बाद में रिकरेंस नहीं होता है। लेकिन वही बात अगर हम स्टेज 3 में सर्जरी करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो रिकरेंस करके बाद में आ सकते हैं। इवन इफ़ कि हम उनको पूरी ट्रीटमेंट दें, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दिया, फिर भी रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, तो उनमें हम पेशेंट्स को फॉलोअप में रखते हैं। पेशेंट्स सर्जरी के बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है, हम पूरा ब्रेस्ट कई बारी नहीं निकालते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट पे निकालते हैं, तो नॉर्मली लाइफ पेशेंट जीते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुंह के कैंसर्स में। किसी को भी पेशेंट को अगर सर्जरी करते हैं तो आप समझिए कि अगर किसी को टंग का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, हमें रिमूव कर दिया
तो उसको खाने में, बोलने में तकलीफ होती है। अगर गले का कैंसर उसको रिमूव कर दिया तो आवाज़ नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा मॉर्बिड होता है, लाइफ थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, नॉर्मल दिनचर्या करना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज अदर सर्जरी जैसे कि आंत की सर्जरी हुई, ब्रेस्ट की सर्जरी हुई, या फिर लंग्स की सर्जरी हुई, तो ये सब पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ बिताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनमें। अच्छा, एक सवाल मैंने पिछले कार्यक्रम में आपसे पूछा था, मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिन दर्शकों ने उसको नहीं देखा होगा वो अगर इसको देखेंगे तो वो ऐड ऑन कर लेंगे। वो ये है कि जैसे आपने कहा भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले में कि अनुवांशिक जेनेटिक भी होता है, क्या कैंसर जेनेटिक बीमारी है? अगर मुझे कैंसर है तो क्या ज़रूरी है कि मेरे बेटे को या मेरे आने वाली पीढ़ी को हो ही जाएगा, और अगर होता है तो फिर कैसे बचते हैं इससे? नहीं, कैंसर जेनेटिक बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ कैंसर्स हैं जो कि जीन्स में फैलते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है ओवेरियन कैंसर। अभी देख रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का भी कुछ जेनेटिक जो है वो लिंकेज है, पैंक्रियाटिक कैंसर का भी जेनेटिक लिंकेज देखा जा रहा है। अदरवाइज बाकी कैंसर्स जैसे कि मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब जेनेटिक नहीं होता है। पेट का कैंसर जेनेटिक यूजुअली नहीं होता है, कोलोन कैंसर जेनेटिक हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया ब्रेस्ट कैंसर। जैसे मैंने बताया अभी सर कि स्क्रीनिंग जो गाइडलाइंस है उसके माध्यम से हाई रिस्क पॉपुलेशन में अर्ली एज ऑफ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं, यानी कि वैसे पेशेंट्स, यानी कि वैसे जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है और उनके बच्चों में अगर रिस्क की बात करें तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या महिला में कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस प्रेजेंट हैं जो कि बच्चों में जा सकते हैं, जैसे कि BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन होता है। अगर ये म्यूटेशन महिला में अवेलेबल है तो बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। उन बच्चों को हम हाई रिस्क पॉपुलेशन मानते हैं और ये में कहते हैं कि 25 ईयर्स के रिस्क से एज से ही आप स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दीजिए, तो वैसे ही बचा जा सकता है। अदरवाइज हम अपनी जीन को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग्स। अच्छा, एक सवाल और है क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ और जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होंगे उनके मन में सवाल आएगा कि अगर एक सवाल लोग पूछते हैं हम लोगों से भी इंटरैक्शंस में कि ठीक है मेरी शादी तो पहले ही हो गई थी, मेरा बच्चा पहले ही हो गया, मुझे अब ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या मुझे अब ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो क्या मेरा बच्चा जो पहले हो गया, मेरी बेटी जो पहले हो गई थी, क्या उसमें भी चांसेस हैं इसके जाने के? यस, तो आपके जीन्स तो पहले से है ना, जीन्स तो अब बदला नहीं है। तो वो जो म्यूटेशन है जो मैं बात कर रहा था, दो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन, ये हमारा जीन वो पहले से है, ठीक है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या वो सोमैटिक म्यूटेशन है, यानी कि सिर्फ ट्यूमर तक सीमित है, या फिर जर्म लाइन म्यूटेशन है। उसका मतलब ये होता है, ये दो तरह के म्यूटेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि सोमैटिक म्यूटेशन सिर्फ ट्यूमर तक सीमित रहेगा, जर्म लाइन म्यूटेशन मेरे बाकी सारे शरीर के हिस्सों में ये प्रेजेंट रहेगा मेरे जन्म से, यानी कि मेरे ब्लड में भी है, मेरे दांत में भी है, मेरे स्पर्म में भी रहेगा, मेरे ओवम में भी रहेगा। यानी कि जब वो बच्चा बन रहा था उस समय भी ये म्यूटेशन जो जीन था वो था, लेकिन उस जीन की वजह से, उस म्यूटेशन की वजह से जो कैंसर हुआ वो बाद में हुआ है। तो हमें ये डिफरेंशिएट यानी कि देखना पड़ता है कि ये सोमैटिक म्यूटेशन है या जर्म लाइन म्यूटेशन है। जर्म लाइन अगर रहता है तो फिर वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में उनके बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, और एक और है जो आपने ठीक ही चर्चा की कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है लोगों को, क्योंकि जब कैंसर होता है तो लोगों को लगता है कि क्या पता इलाज कहाँ से करा पाएंगे, बहुत अब से इम्यूनोथेरेपी तो काफ़ी कॉस्टली, टारगेटेड थेरेपीज़ की कुछ दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली हैं, कीमोथेरेपी अपेक्षाकृत थोड़ी सस्ती है। तो क्या, क्योंकि आपके पास मरीज़ आते हैं, इंटरेक्शन होता है, क्या ये योजनाओं का लाभ ठीक से जल्दी से मिल जाता है मरीजों को? क्या उसका लाभ वो उठा पाते हैं या उसमें भी कहीं कोई लैकुना है? नहीं, आयुष्मान भारत का जो फ़ायदा है वो विदिन 1 आवर के अंदर में हम अप्रूवल मिल जाता है हमें। अगर कोई पेशेंट आयुष्मान कार्ड लेकर आता है हमारे पास में और हमने कीमोथेरेपी प्लान किया है तो अप्रूवल आने में सिर्फ 1 घंटा का समय लगता है। पेशेंट को 1 घंटा वेट करना है, अप्रूवल आ गया, उनका ट्रीटमेंट हम तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग सरकारी योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं वो है गंभीर बीमारी योजना, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि हर मरीज के पास में आयुष्मान भारत में भी नहीं हो, अगर उसके पास में वो मुख्यमंत्री सहायता लेने के लिए अगर वो जाता है तो उसको ऑलमोस्ट 15-20 डेज मिनिमम लग जाते हैं। तो जो कि उतना वो वेट करना पड़ता है उसको, वो तब तक उसकी बीमारी बढ़ सकती है
और कई बारी हाथ से निकल भी सकती है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ जिसको मिलता है बहुत ही अच्छा है, 5 लाख से 10 लाख तक का मदद मिलता है, और एक बार में मदद मिलने की वजह से उनकी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इवन सिटी स्कैन, पेट स्कैन, सब कुछ उसके अंदर में जाता है। तो वो काफ़ी मददगार है कई मरीजों के लिए। मुझे लगता है कि लास्ट 10 महीनों में मैंने कम से कम 15 से 20 मरीजों को जो ट्रीटमेंट है वो मुख्यमंत्री सहायता की वजह से हो पाया है। ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना झारखंड सरकार की है, जिसकी राशि अब बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है, 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री ने की। उसमें अगर आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक रही है पिछले 3 साल तक, मतलब अगर आप 8 लाख रुपए तक ही आपने कमाया है 3 सालों में, तो आप उसके पात्र हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्जन के कार्यालय में। अस्पताल जो कॉस्ट सर्टिफिकेट देता है उसके अगेंस्ट वो पैसा अस्पताल को भेजा जाता है। अगर वो अस्पताल इम्पैनल्ड है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ, तो फिर वो पैसा मिल जाता है। ये ठीक बात है, 15-20 दिन लगता है, क्योंकि मैं भी उसका एक लाभार्थी हूँ और मुझे सरकार ने मदद की थी। एक और चीज़ बताइए सर कि जैसे हम लोग जब जाते हैं कैंसर मरीज के तौर पे डॉक्टर के पास, तो कहते हैं कि ठीक है सर ये तो हो गया, मेरी लाइफ कितनी बची है जी। इस सवाल का जवाब देते वक्त डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि अगर आप 5 साल पहले आए हुए होते तो शायद हम ये कह रहे होते, अब हम ये कह रहे हैं। कितनी नई चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है इलाज की, कितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। आप लोग क्या होप करते हैं कि अगले 4 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद कैसा होगा कैंसर का इलाज भारत में? सर मुझे याद है कि जब मैं MBBS में एडमिशन लिया था 2007 में, और उस समय जब हमारी ट्रेनिंग पोस्टिंग लगती थी 2011-12 के आसपास में, तो उस समय हमारे फिजिशियन, हमारे जो सर्जन्स होते थे, वो बताते कि लंग कैंसर बहुत ही डेडली डिजीज़ है। एवरेज जो लाइफ है वो 6 महीने के आसपास होता है। 18 महीने से तो मैं ही जीता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि आज से 10-12 साल पहले या 15 साल पहले जो लंग कैंसर को बहुत ही डेडली डिजीज़ माना जाता था, बोलते 6 महीना से 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चीज़ें बहुत बदल गई हैं सर। जो मैंने बताया आपको, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आ जाने की वजह से आज के डेट में इवन स्टेज 4 लंग कैंसर की जो लाइफ है, एवरेज लाइफ बढ़कर 4 साल हो गई है। तो जो कि पहले 6 महीने थी, अभी स्टेज 4 एक एवरेज 4 साल आदमी जी सकता है। वो एवरेज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो 6 साल 8 साल भी हो सकता है वो घट करके 1 साल भी हो जाए, लेकिन एक एवरेज की बात कर रहे हैं। वहीं ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी इनोवेशन हुए हैं सर। बहुत सारे हार्मोन थेरेपी आए हैं, टारगेटेड थेरेपी उसमें भी आए हैं। उसमें भी जो लाइफ है स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में, वो बढ़कर अगेन 4 साल 5 साल हो गए हैं। तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं सर। इनोवेटिव ड्रग्स आ रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, डेली ही कुछ ना कुछ नया इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हमारे को देखने को मिलता है। और अगर हम ये न्यू ड्रग्स किसी तरीके से यूज़ कर पाते हैं तो पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। तो एक सवाल और है जो डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मरीजों से बात करते हैं, जो NGOs हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो मरीजों के लिए काम करते हैं, उनकी कितनी भूमिका होती है इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई कैंसर का मरीज है तो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। जब तक मैं TMH मुंबई में था, मैं 4 साल रहा हूँ, 4.5 साल वहाँ पे सर आप भी गए हैं, आप भी देखते होंगे, वहाँ पे ट्रस्ट बहुत सारे हैं। बहुत लोग उस ट्रस्ट के थ्रू पेशेंट्स को, गरीब पेशेंट्स को सेवा देते हैं। खर्च जो है, दवाइयों का खर्च का पूरा योगदान वो लोग देते हैं। बट मैं क्या बताऊँ, अब जैसे हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में ऐसा कोई ट्रस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई NGO अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे नज़र में तो नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई NGO सामने आता है और गरीबों की जो है वो मदद करता है। जैसे इलाज का खर्च तो है वो सरकार उठा ले रही है, PM है, वो आयुष्मान भारत है, CM फंड है। लेकिन जो रहने का, बाहर से लोग आते हैं, अभी डाल्टनगंज से, गढ़वा, पलामू से लोग पुअर पेशेंट्स आते हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो। गरीब हैं, कहाँ रहेंगे? तो ये सब कुछ NGOs को, कुछ ट्रस्ट को कुछ आगे आना चाहिए, जो अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट के अलावा कुछ और जो तकलीफ़ें मरीजों को होती है वो देख सकते हैं। और काफ़ी समानांतर खर्च होता है सर, क्योंकि आप परिवार भी चला रहे होते हैं। अगर आप कमाऊ हैं इकलौते घर के, तो आपको परिवार भी चलाना है, अपना इलाज भी कराना है और सब कुछ। तो दिहाड़ी मजदूर है, डेली कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? उसका तो रुक जाएगा बीमार होने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट की भूमिका है। एक चीज़ और सवाल है मेरा कि जो छोटे शहर हैं, जैसे रांची में तो चलिए अब सुविधा है इसकी कि कैंसर का मुकम्मल इलाज हो रहा है। जो और छोटे शहर, जैसे मुजफ्फरपुर में आप दोनों TMH, आप भी थे उस टीम में जब TMH ने वहाँ खोला अपना केंद्र, रांची में भी खुल रहा है, वो ऑलमोस्ट बन गया है। छोटे शहरों में कैंसर का इलाज क्या
लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कब हम इस तरीके के हो पाएंगे जब हम कहें कि नहीं हम तो आत्मनिर्भर हैं, अब हम इलाज कर सकते हैं अपने शहर में? मुझे लगता है सर अभी लगेंगे 5 से 10 साल अभी और लगेंगे। छोटे शहर जैसे मैं बात करूं, धनबाद में भी कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, जमशेदपुर में ऑलरेडी है, रांची में है, मे भी शायद एम्स खुल जाएगा देवघर में तो वहाँ भी कैंसर की सुविधा हो जाएगी। तो चीज़ें तो बदल रही हैं सर। मुझे लगता है कि आज से 10 साल के बाद में हर शहर में एक एटलीस्ट कैंसर का छोटा सेंटर तो ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पर लोग अपना प्रीलिम ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक चिकित्सा भी करा सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा विषय था इस पर हम लोग काफ़ी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त आधे घंटे का, मेरे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट है। कोई सवाल नहीं मेरा, कुछ वैसी चीज़ें जो मैंने नहीं पूछी और बताना चाहता हूँ तो प्लीज़ बताइए। जैसे वैक्सीन के हमने एज ग्रुप के बारे में हमने बात नहीं किया कि जो सरकार ने वैक्सीन लाया है तो किस एज को हम टारगेट करें वैक्सीन में। तो जो गाइडलाइन ये कहता है कि 9 साल के जो बच्ची हैं उनमें वैक्सीन देना चाहिए। 9 से 14 साल की उम्र में वैक्सीन का डोज होना चाहिए 2। उसके बाद यानी कि 15 से 45 साल तक वैक्सीन का डोज होना चाहिए 3। तो इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 9 से 14 साल तक वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद में दूसरा डोज 6 से 12 महीने के अंदर में ले लेना चाहिए। उसके बाद जो 15 से 45 साल के हैं उसमें 3 डोज लेना है, पहला, उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा और फिर 6 से 12 महीने के बाद में तीसरा। ये हो गया ये वैक्सीन का डोज। दूसरा मैं और एक बात कहना चाह रहा था कि जो पहले से अवेलेबल वैक्सीन्स हैं उसमें 2 तरह के वैक्सीन थे, सर्वेरिक्स और गार्डासिल। गार्डासिल जो था वो 4 स्ट्रेन यानी कि 4 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कैंसर को प्रिवेंट करता था। तो सेम तर्ज पे हमारे इंडिया में भी ये लॉन्च हुआ है, तो मैक्सिमम जो कवरेज है वो ये वैक्सीन दे पाएगा। तो लोग आसान्वित हों कि भाई उनकी ज़िंदगी ठीक होने वाली है। यस, बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर कुंजेश कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, हम लोगों ने पहले बुलाया है, बाद के दिनों में भी चाहेंगे कि आप अपना वक्त हमें दें, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि अगर उसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई है उसे किसी परिचित को, तो उसे अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, उसे अपना इलाज कैसे कराना है और क्या क्या स्कोप उनके पास बचे हुए हैं। मुझे फ़िलहाल इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।